हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया है। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी, और इसके बाद ओजोन के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और ओजोन के बाद काम करेंगे फिर हैलोजेंस पर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया था पहले एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पाइराइट बर्नर का यूज़ किया। तो पाइराइट बर्नर के हेल्प से हम क्या करते हैं, सल्फर या आयरन पाइराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। सल्फर या आयरन पाइराइट को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर या आयरन पाइराइट को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं डस्ट चेंबर से। सबसे पहले कहाँ से पास करते हैं, डस्ट चेंबर से, जहाँ पर अपर साइड पर लगे हुए शावर्स के हेल्प से हम वाटर स्प्रे करते हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड में आने वाले गैस और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेटल कर देता है। उसके बाद इसको हम पास करते हैं कूलिंग पाइप से, जो कि मैंने आपको बताया कि सिंपल यू शेप के पाइप होते हैं, और उनमें से जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। कूलिंग पाइप से पास करने के बाद उसको हम पास करते हैं ड्रायर से, और ड्रायर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को शावर के हेल्प से ड्रॉप करते हैं। क्या करता है वो, गैसेस में आने वाले मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चराइज़र को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हम अगले टावर से इसको पास करेंगे, दैट इज़ आर्सेनिक प्यूरीफायर। जो अगला टावर है हमारा वो है आर्सेनिक प्यूरीफायर, जिसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है वो गैस के साथ आने वाले आर्सेनिक के कंपाउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। गैस के साथ आने वाले आर्सेनिक के कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद गैस को फिर हम टेस्टिंग बॉक्स में पास करेंगे। टेस्टिंग बॉक्स एम्प्टी बॉक्स होता है जिसमें हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस करने की सुविधा रहती है। ठीक है, तो जब हाई इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे तो अगर गैस के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रही है, डस्ट आ रही है, तो स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी। अगर स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी तो वापस से बैक कर देंगे उसको। ठीक है, वापस से बैक कर देंगे उसको ड्रायर तक। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको आगे पास करेंगे कैटालिटिक टावर में। कैटालिटिक टावर में आयरन के पाइप्स के अंदर वेनेडियम पेंटॉक्साइड फिल्ड रहता है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, अकॉर्डिंग टू ली-चाटेलियर प्रिंसिपल। और फिर इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर से। एब्जॉर्प्शन टावर में अपर साइड से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे करते हैं, जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है H2S2O7 के अंदर, जिसको हम ओलियम कहते हैं। ओलियम का हिंदी में मैंने आपको शब्द बताया था, क्या कहते हैं ओलियम को हिंदी में, सदुम, जिसमें धुआं उठ रहा है, इतना हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है। फिर ओलियम को टावर से बाहर निकालेंगे, और टावर से बाहर निकालने के बाद उसको वाटर से ट्रीट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनल प्रोसेस जो रहता है आउटसाइड ऑफ द टावर, हम क्या काम करते हैं, ओलियम H2S2O7 के फॉर्म में मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम एब्जॉर्प्शन टावर, और एब्जॉर्प्शन टावर से पास करने के बाद बाहर निकालेंगे और वाटर से ट्रीट कर देंगे, तो बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कलरलेस डेंस लिक्विड होता है, कलरलेस डेंस लिक्विड, कलरलेस डेंस लिक्विड, कलरलेस
डेंस लिक्विड के फॉर्म में, लगभग साइरपी लिक्विड के फॉर्म में मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव होता है, अगर स्किन पे आ जाएगा तो स्किन को कोरोट कर देगा। हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। तो कोरोसिव नेचर का होता है, मतलब स्किन के कांटेक्ट में आने पर स्किन को कोरोट कर देगा, छील देगा स्किन को, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 590 केल्विन्स, बॉइलिंग पॉइंट इसका 590 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 590 केल्विन। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये हमने देखा। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, नेचुरली डाई बेसिक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है। तो क्या ध्यान रखना है, पहली बात डाई बेसिक एसिड होता है, ये डाई बेसिक एसिड के फॉर्म में मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। H+ आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसके बाद एसिडिक नेचर का है तो बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। तो रिएक्शन विथ बेस देख लेते हैं पहले। रिएक्शन विथ बेसिस, बेस के साथ इसका रिएक्शन, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हो तो क्या बना देगा, Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, जबकि सोडियम कार्बोनेट एक वीक एसिड है लेकिन उसके वीक बेस है, सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस है, ठीक है। यहाँ से बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बना आपका कंपाउंड सोडियम सल्फेट बनेगा। मैंने यहाँ पे ये गलत लिखा, ये आएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके भी सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। अगला बेसिस के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं इसका, H2SO4 का, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है, वीक बेस है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको डिकम्पोज कर देगा, तो Na2SO4 बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में वाटर भी बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज कर देगा सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को डिकम्पोज करके बनाएगा, रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी इसका जो मेन केमिकल है वो है Na2SO4, ठीक है। उसके साथ साथ डिकम्पोजिशन पर सोडियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसके बाद रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अगला रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कहने का मतलब है सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट की कंडीशन में भी
क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डाइल्यूट के कंडीशन में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा सोडियम मेटल प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे कंपाउंड आ जाएगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन जाएगा प्रोडक्ट CaSO4 प्लस H2, CaSO4 प्लस H2। सब डाइल्यूट की कंडीशन पे जा रहे हैं हम लोग, है ना, डाइल्यूट H2SO4। इसके बाद जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो प्रोडक्ट आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, अगर उनको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे, इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ आएगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ आएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ का रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ लेस रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो रिएक्शन विथ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, कम क्रियाशील धातु, जैसे कॉपर है, जिंक है, सॉरी कॉपर है, Ag है, कॉपर और Ag, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब जो है लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट्स विथ, डू नॉट रिएक्ट्स विथ प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कॉपर के साथ प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड, प्योर एंड डाइल्यूटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विथ कॉपर एंड प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इफ इट इज ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अगर एसिड आपका ऑक्सीजनेटेड है, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजनेटेड एसिड अगर होगा, ऑक्सीजनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूटेड और ऑक्सीजन वाला अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कॉपर सल्फेट बनेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेट के साथ तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा वो। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि कॉपर या जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, मतलब जिनका भी पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है, बड़ा है, जैसे कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट, सिल्वर का प्लस 0.80 वोल्ट, तो इस टाइप के जो मेटल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो प्योर और डाइल्यूटेड है तो। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर की रिएक्शन आप देख ही रहे हो। अब अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं आ रही है, ये ध्यान रखना है। तो अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा एज इट इज। अगर मैंने कहा सिल्वर प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी तो Ag2SO4 बनेगा, सिल्वर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो दोनों केसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कब कहाँ से क्या पूछेंगे इसका कोई निश्चित भरोसा नहीं रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ रिएक्शन विथ लेस रिएक्टिव मेटल। तो जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल हैं उस पर ध्यान रखना है। प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से वो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड है तो रिएक्शन कर लेंगे, कंसंट्रेटेड है तो भी रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करके वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, ओके। अब उसके बाद डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब निर्जलीकारक के रूप में काम करता है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया भी था ऑर्गेनिक में अगर फॉर्मिक एसिड पे मैं कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी ब्लू फ्लेम के साथ और वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज़। अगर मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी ब्लू फ्लेम के साथ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी इसमें, है ना। अगर ये ऑक्सैलिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस निकलेंगे। अगर आपने शुगर के ऊपर डाल दिया, शक्कर के ऊपर C12H22O11 तो शुगर के ऊपर अगर आप शुगर को एक स्पून में रखिए, उस पर कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखिए तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक ऐश के फॉर्म में बचेगा, केवल और केवल कार्बन बच जाएगा तो ब्लैक ऐश बन जाएगा, है ना, ब्लैक ऐश बन जाएगा। और इस टेक्निक का यूज़ हम ब्लैक इंक बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो शुगर का चारकोल बचेगा और 11 वाटर निकल करके चला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है केमिकल रिएक्शन में, ये ध्यान रखना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के साथ या शुगर के साथ आप उसको ट्रीट करोगे तो उसमें से वाटर को रिमूव कर देगा। शुगर पे डालेंगे तो शुगर के थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में एक ट्रेंड ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड देन H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने आपको इसके पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ठीक। अब उसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पर बात करते हैं।
तो अगर कार्बन पर आप H2SO4 से कार्बन को ट्रीट करोगे, कार्बन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा ये, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने का काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अगर सल्फर पे डालोगे, सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। इट इवॉल्व्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 वाटर। तो ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखो कार्बन पे रिएक्ट कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सल्फर से ट्रीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अगले कुछ और रिएक्शंस पर बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको कवर कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कन्वर्टेड पोटासियम आयोडाइड इनटू आयोडीन, तो Ki को कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, Ki पोटासियम आयोडाइड टू आयोडीन, Ki पोटासियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, Ki टू I2। तो कहाँ पे था ये, माइनस पे था, कहाँ पहुँच गया, 0 पे पहुँच गया। मतलब आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। तो पोटासियम आयोडाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, एज इट इज ब्रोमीन के साथ भी इसका रिएक्शन होता है। और साथ में पोटासियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अगर ब्रोमीन होता, Br होता, KBr होता, तो उसको ब्रोमीन में कन्वर्ट कर लेता, KBr होता इसकी जगह पर तो उसको ब्रोमीन में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ PCl5। तो PCl5 की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ PCl5 ऑर्गेनिक जैसा रिएक्शन मोड है इसका, PCl5 के साथ रिएक्शन। देखो ये फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये आया H2SO4, PCl5 के साथ इसका रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अभी 2 ऑक्सीजन इसकी बची हुई है, तो चलिए यहीं पे कर देते हैं। ये 2 ऑक्सीजन ले लिया मैंने, तो आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब PCl5 से रिएक्शन, PCl5 के साथ इसका रिएक्शन, तो PCl3 और ये Cl और ये Cl। तो पहले स्टेप में क्या काम करेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो क्या क्या बन गया, देखिए POCl3 बन गया, ये आ गया POCl3, H के साथ आ गया HCl, और कंपाउंड क्या आ गया आपके पास, SO2 को हमने कोई टच नहीं किया है, SO2, और यहाँ पे अब एक क्लोरीन ले लेते हैं, इधर पे OH ग्रुप ले लेते हैं, तो मुझे एक और बार PCl5 से रिएक्ट कराने में आसानी रहेगी। क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बार और PCl5 से ट्रीट कर सकते हो आप इसको, है ना। तो वंस अगेन विथ PCl5, तो यह आया PCl3 और यह आए 2 क्लोरीन, और ये हुआ आपका फिर से रिएक्शन। तो अगला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो SO2 के साथ
दो क्लोरीन आ रही है, SO2 के साथ दो क्लोरीन आ रही है, SO2Cl2 प्लस POCl3 प्लस HCl। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO2Cl2। दिस केमिकल इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल एसिड। क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसको कहते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड और इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। दिस लास्ट केमिकल इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। लास्ट केमिकल को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड की हमने बात किया। अब उसके बाद बात करते हैं इस फैमिली में लास्ट मेंबर बचा हुआ है ओजोन। थोड़ी सी ओजोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दैट लास्ट मेंबर इज ओजोन, O3। तो ओजोन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले उस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है ओजोन, है ना। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में कहाँ रहती है, स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आपको मिलेगा ओजोन का, ठीक है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो है ऐसा रहेगा। यहाँ पे ये O3 आइसोटॉप एलोट्रॉफ है, ये ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का एलोट्रॉफ है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर्ड वाला वो निकल चुका है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ऐसे भी देख सकते हैं आप, एक सिग्मा, एक कोऑर्डिनेट और एक पेयर। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके ऑक्सीजन जो है, दोनों साइड के ऑक्सीजन रेजोनेंस के कारण क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। इसलिए जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। 117 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होगा, मतलब बेंट शेप का मॉलिक्यूल है, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट भी आएगा। डायपोल मूवमेंट कम से कम हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 नहीं होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ओजोन का, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल है ओजोन के अंदर। अब बात करेंगे, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रक्चर पे इसलिए पहले बात किया। अब स्ट्रक्चर के बाद हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाते हैं। तो देखो, बनाने के लिए इसको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ओजोनाइज़र। जिस इंस्ट्रूमेंट में हम इसको बनाते हैं उसको कहते हैं ओजोनाइज़र। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ब्रॉडी ओजोनाइज़र, साइमंस ओजोनाइज़र, हस्कले ओजोनाइज़र, ऐसे 3 ओजोनाइज़र के डायग्राम आपको मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उनका हमें कोई काम नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रिपेयर ओजोन। तो एक बात लिख लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट used to prepare ozone, the instrument used to prepare ozone is called, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ओजोन को बनाते हैं उसको हम कहते हैं ओजोनाइजर। ओजोनाइजर, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर, साइमंस ओजोनाइजर, ऐसे नाम होंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है हमको। तो क्या करेंगे, ओजोनाइजर में पहले ऑक्सीजन गैस को हम पास करेंगे, डाई ऑक्सीजन गैस को। तो डाई ऑक्सीजन गैस को जब हम ओजोनाइजर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा O+O में। इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। थोड़े देर के लिए ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, and that atomic hydrogen combines with oxygen to form O3। और तीनों ही ओजोनाइजर का काम यही है। उसके कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो काम है वो क्या है, पहले वो ओजोन O2 को स्प्लिट करके
नासेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन कहेंगे बेसिकली इसको, और फिर ये एटॉमिक ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइंड हो जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। लगभग 10% ऑक्सीजन का स्प्लिटिंग होता है, मतलब 10% ऑक्सीजन जो है एक बार में वो O3 में कन्वर्ट होगी, तो 10% के आसपास का कन्वर्जन होता रहता है इसमें, ठीक है। धीरे धीरे जो है फिर O3 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हम लोग जो जिस पे बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ओजोन की, वो देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमको बात करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि पी ब्लॉक का हिस्सा ऐसा हमेशा लगता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन चूंकि इतना लेंदी है तो इसलिए आसानी से तो ख़त्म होगा नहीं और उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता है, इसलिए जो है थोड़ा और टाइम, ऐसा लगता है कि और टाइम लग रहा है इसमें। तो लाइट ब्लू कलर की गैस होती है पंजेंट ऑर्डर वाली, लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर पंजेंट ऑर्डर गैस, पंजेंट ऑर्डर गैस, लाइट ब्लू कलर पंजेंट ऑर्डर गैस, हल्के नीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है। और 1.6 टाइम हैवियर देन एयर, 1.6 टाइम्स हैवियर देन एयर, और एयर से लगभग 1.6 गुना भारी होती है, 1.6 टाइम्स हैवियर देन एयर, ठीक। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी, पहला डिकम्पोजिशन, तो इजीली डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन, तो O3 इज डिकम्पोज इनटू O2, O3 डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। O3 इज डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन। अगली बात, O3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O3 जो है वो स्प्लिट होगी O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन में, इसलिए कैसा काम करती है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी। अब किन किन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगी, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, तो PbS, देखो लेड सल्फाइड हमने आपको H2O2 में भी बताया था इसके बारे में। तो PbS लेड सल्फाइड, और अगर लेड सल्फाइड को, लेड सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है लेड सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करके PbS को हम, ब्लैक PbS को PbSO4 वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये टेक्निक जो ऑयल पेंटिंग्स होती है उसको वॉश करने के लिए यूज़ में लाई जाती है, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखो O3 ये यहाँ से लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा PbSO4 में, लेड सल्फाइड टू PbSO4। तो पहला काम इसने किया, PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट में कन्वर्जन करेगा। तो PbS को PbSO4 में, पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने का भी काम करेगा। O3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, यहाँ पे वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लेके जाएगा, पोटाशियम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो H2O चाहिए, है ना, विथ H2O। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में, तो पोटाशियम आयोडाइड I माइनस से कहाँ गया, 0 पे गया, तो इट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। O2 प्लस 2KOH, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
काम करता है। PbS को PbSO4 में, पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। अगला देखते हैं, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। FeSO4 इज द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को कहाँ लेके जाएगा? फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 होल थ्राइस। तो हियर इट इज अगेन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आयरन 2+ पे है और यहाँ पे आयरन 3+ पे है। तो 2+ से आयरन को 3+ में कन्वर्ट करने का काम करता है। आयरन 2+2 आयरन 3+। अगर डायरेक्टली लिखें हम तो ये O3 प्लस 2Fe 2+2Fe2+ एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ये इसको कन्वर्ट कर देगा 2Fe3+ 2Fe3+ प्लस H2O प्लस O2, H2O प्लस O2 के अंदर। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। इसके बाद K4FeCN6 को K4FeCN6 टू K3FeCN6 K4FeCN होल 6 को कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आयरन कैसा है? 2+ का है। कहाँ पे लेके जाएगा इसको? K3FeCN होल 6। तो पोटासियम फेरोसाइनाइड को पोटासियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट करने का काम भी करेगा ओजोन। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा ये रिएक्शन, बट ध्यान रखना है फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट K4FeCN होल 6 टू K3FeCN होल 6 में कन्वर्जन करेगा। ठीक है, तो देखिए O3 प्लस K4FeCN होल 6 पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN होल 6 प्लस वाटर, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा K3FeCN होल 6 में, पोटाशियम फेरोसाइनाइड टू पोटाशियम फेरिसाइनाइड। तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे पोटाशियम फेरिसाइनाइड, ओके। तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड को पोटाशियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट करने का भी काम करेगा ओजोन। इसके बाद अगले रिएक्शन पे बात करते हैं। अगला क्या इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। HCl को क्लोरीन में, HCl टू क्लोरीन, HCl को कहाँ लेके जाएगा? क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा। HCl को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, HCl टू क्लोरीन। HCl टू क्लोरीन और क्या बचा? 2, एक वाटर निकलेगा। तो HCl को क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Cl फिर से 0 है। तो दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ओजोन। ये ओजोन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। और ओजोन कैसा काम करेगा? ब्लीचिंग एजेंट के जैसा भी काम करेगा। इट इज एक्ट एज अ परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट, स्थायी विरंजक के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन निकाल सकता है। ठीक है, तो ओजोन के अंदर जर्मीसाइड प्रॉपर्टी भी होती है, जर्मीसाइड प्रॉपर्टी भी ओजोन के अंदर रहती है, ये ध्यान रखना है। और ये ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा। ईन्स और आइंस को ओजोनोलिसिस से हम अल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईन्स और आइंस को एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओजोनोलिसिस की रिएक्शन से। तो जर्मीसाइड जैसा जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है,
तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है, क्योंकि नासेंट ऑक्सीजन रिलीज करने की प्रॉपर्टी होगी ओजोन के अंदर। और CFC जैसे केमिकल जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं, क्योंकि वो नासेंट क्लोरीन निकालते हैं, ठीक है ना। तो CFC जैसे जो केमिकल हैं जो रेफ्रिजरेंट या कूलेंट जैसे यूज़ होते थे, आजकल अमोनिया यूज़ करते हैं, तो वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोजिशन के कारण जो है क्लोरीन CFC से क्लोरीन एटम बाहर आएगा और उसके कारण ओजोन का डिप्लीशन होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड है ऑक्सीजन फैमिली और उनके मेंबर्स से। अब हम बात करेंगे अगले मेंबर्स पर, और अगले जो मेंबर्स हैं हमारे वो है हैलोजेंस। तो नेक्स्ट अगला जो P ब्लॉक का हिस्सा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में देखो क्या क्या चीज़ें आती है, पहले तो इसके नाम पे ही आ जाते हैं। हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होता है? हेलोस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। हेलोस मतलब सी सॉल्ट, और जेन मतलब जनरेटिंग, जेंस मतलब जनरेट करने वाले। सी सॉल्ट जनरेटिंग, तो वो मेंबर्स जो समुद्र के लवण को निर्मित करते हैं। द मेंबर्स विच प्रोड्यूस सी सॉल्ट आर कॉल्ड हैलोजेंस। उन मेंबर्स को हम हैलोजेंस कहते हैं जो सी सॉल्ट जनरेट करते हैं। तो सी सॉल्ट जनरेट करने वाले जो मेंबर्स हैं उनको कहते हैं हैलोजेंस। कौन कौन से मेंबर आएंगे इसमें? हैलोजेंस के अंदर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हैलोजन के अंदर आने वाले जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिसमें फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 मतलब एटॉमिक नंबर 9, और ये फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s2 3p5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 4p5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5s2 5p5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6s2 6p5। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली, है ना। हैलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p5 होता है, क्योंकि हमें आयोडीन के कॉन्फ़िगरेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में निकालना होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसलिए मैं हर बार आपको इसको बना के देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 17, 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 35, फिर 18 तो ये आ जाएगा 53, और फिर 32 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 85, ठीक। इसमें से क्या क्या ध्यान रखना है हैलोजेंस में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ओनली एस्टेटिन इज द रेडियो एक्टिव मेटालॉइड, रेडियो एक्टिव मेटालॉइड की कैटेगरी में आएगा, मतलब ये भी मेटल नहीं है, रेडियो एक्टिव मेटालॉइड है एस्टेटिन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब नॉन मेटल्स हैं, और एस्टेटिन रेडियो एक्टिव मेटालॉइड की कैटेगरी में आता है, रेडियो एक्टिव मेटालॉइड की कैटेगरी में आता है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, गैसेस के फॉर्म में मिलेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन, ग्रेनिश येलो और येलोइश ग्रीन गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल हैं उसमें अकेला जो है ब्रोमीन वो लिक्विड नॉन मेटल है, ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड
नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, ओनली द लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ओके, तो ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर लिक्विड, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। आयोडीन जो है वो वैक्स लाइक सॉलिड है, वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड होता है, वॉयलेट कलर का होता है आयोडीन, है ना, वॉयलेट कलर की वेपर्स बनाता है हीट करने पर। ठीक है, तो ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन अकेला ऐसा आधातु है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और आयोडीन वैक्स लाइक सॉलिड है, वॉयलेट कलर का वैक्सी सॉलिड होता है आयोडीन, और एस्टेटिन रेडियो एक्टिव मेटालॉइड है। तो ये कुछ बात हो गई इनके कॉमन पॉइंट्स पर, अबाउट देयर कॉमन पॉइंट्स। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पर हमने इनके बात किया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन को जो है हम सुपर हेलोजन भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन इज कॉल्ड सुपर हेलोजन, सुपर हेलोजन भी कहते हैं फ्लोरीन को, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। उन एरियाज में जिसमें पानी में फ्लोरीन का मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब जो पीपीएम हेल्थ के लिए जहाँ तक ठीक है, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो उन एरिया में जहाँ पर पानी में फ्लोरीन ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लोरोसिस नाम का डिसीज़ होगा, और उससे जो है माउल्टिंग ऑफ गम एंड टीथ, मतलब दांत और मसूड़ों को गला देगा फ्लोरीन, इसको कहते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है ना, तो फ्लोरीन के एक्सेस के कारण अगर वाटर में फ्लोरीन एक्सेस में है तो फ्लोरोसिस नाम का डिसीज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लोरीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात किया। फ्लोरीन को सुपर हेलोजन भी कहते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और फ्लोरीन इनमें से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन सभी हैलोजेंस में, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज जो है साइज की बात करेंगे तो नीचे आयोडीन तक आप जब जाओगे तो साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मेटालिक नेचर, क्योंकि सभी नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल का जो कैरेक्टर है वो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सीधा ट्रेंड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 4 होता है। क्लोरीन का हालांकि 3.2 है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में वो 3 ही लिखा हुआ है नाइट्रोजन जैसा, लेकिन नाइट्रोजन से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है प्रैक्टिकली, है ना। तो नेगेटिविटी क्या हो रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन तक नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं इसको हम। तो अफिनिटी के ट्रेंड पर आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन फर्स्ट नंबर पर आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। और इसका लॉजिक हम लोगों ने पीरियोडिसिटी में पढ़ा। क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज व्हाट? जनरली व्हेन an isolated gaseous atom gain electron, when isolated gaseous atom मतलब अलग अलग किए हुए एटम गैसेस स्टेट में जाने पर जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो जितना एनर्जी चेंज करेंगे, दैट एनर्जी चेंज इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन के केस में ये सेकंड नंबर पर कैसे आ गया? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होता है और छोटे साइज के कारण जो इलेक्ट्रॉन ये खींच के लाएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएगा, इट अपीयर्स, इट फील्स द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स। बाकी इलेक्ट्रॉन सब मिलकर उसको रिपल करेंगे स्मॉलर वॉल्यूम के कारण। और जब रिपल्शन होगा तो सिस्टम से रिलीज होने वाली एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी क्लोरीन में। क्लोरीन में साइज थोड़ा बड़ा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स के कम होने के, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स के कम होने के कारण जो निकलने वाली एनर्जी है, क्वांटिटी जो एनर्जी जो बाहर निकलेगी, जितनी क्वांटिटी एनर्जी की बाहर निकलेगी वो एनर्जी क्लोरीन में प्रैक्टिकली ज़्यादा होती है। इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा, और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ये ध्यान रखना है। तो लॉजिक ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक वॉल्यूम छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद अगले सभी पॉइंट्स पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। हैलोजन्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं और हैलोजन्स को ख़त्म करेंगे। फिर एक और ग्रुप बचेगा हमारे पास इनर्ट गैसेस का। उसमें मेनली जो इनर्ट गैसेस में आपको ध्यान रखना है वो हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके कमांडोस।